नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही झारखंड बीजेपी में बगावत। टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में एमवीए का बीजेपी पर बड़ा आरोप। चुनाव से पहले मतदाता की सूची से हटाए गए 10,000 मतदाताओं के नाम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मनोज औरंगे से की मुलाकात। चुनाव और आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बिहार में उपचुनाव पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन चारों सीटों पर सुनिश्चित करेगा अपनी जीत। प्रदूषण को लेकर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी। दिल्ली और यमुना में प्रदूषण के लिए ठहराया बीजेपी को जिम्मेदार। कहा, बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है इसकी वजह। आरसीपी सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। हाल ही में सिंह ने छोड़ी थी बीजेपी। बसपा ने फूलपुर से बदला उम्मीदवार। जितेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली का रोहिणी मामला, मौके पर पहुंची एनआईए की टीम। जांच एजेंसियों की करेंगी मदद। श्रीनगर में हुआ इंटरनेशनल मैराथन का आगाज। सीएम उमर अब्दुल्ला भी हुए शामिल। 21 किलोमीटर तक लगाई दौड़। बिहार में मिलावटी शराब मामले पर बोले लालू यादव। बिहार में नहीं है सरकार नाम की चीज, घटना को बताया दुखद। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार का वीडियो किया जारी। वीडियो में इजराइल पर हमले से पहले सुरंग में जाता दिखा हमास चीफ और उसका परिवार। उत्तरी गजा में आईडीएफ के हमले में 53 लोगों की गई जान। कई के मलबे में दबे होने की आशंका। इजराइल हमास के बीच पिछले 1 साल से जारी है युद्ध। प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। शपथ समारोह में पहुंचे 40 से अधिक देशों के नेता। सुरक्षा में तैनात रहे 1 लाख जवान। ताइवान की सीमा में घुसपैठ के बीच ताइवान ने की चीन से अपील। कहा, हमारी स्वतंत्रता को सम्मान दें और यथास्थिति को कमजोर न करें। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सफल रही यूएई की 9वीं मध्यस्थता। रूस और यूक्रेन ने 190 बंदियों को किया रिहा। सीएनजी की कीमतों में हो सकती है 4 से 6 रुपए की बढ़ोतरी। हालात संभालने के लिए सरकार सीएनजी के उत्पाद शुल्क में कर सकती है कटौती। करवा चौथ के अवसर पर व्यापार में होगी तेजी। 22,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होने की उम्मीद। पिछले साल कुल कारोबार का आंकड़ा था करीब 15,000 करोड़ रुपए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज। पहली बार खिताबी मुकाबले के लिए भिड़ेंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। एक तार शोभा कपूर पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है मामला। और पर्दे पर फिर देखने को मिलेगी मुन्ना सर्किट की जोड़ी। राजकुमार हिरानी ने दिया अपडेट। बोले, फिल्म मुन्ना भाई 3 की स्क्रिप्टिंग पर जारी है काम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लाडकी बहना योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि महिलाओं को आगे की किश्तें नहीं मिल पाएंगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। लाडकी बहन योजना को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, इसीलिए राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आचार संहिता अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली वित्तीय योजनाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि रोक दी गई है।
इससे महिलाओं को चुनाव तक लाड़की बहन योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लाड़की बहना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने थे, लेकिन अब दिवाली पर महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना पर विपक्ष भी सवाल उठाता आया है। विपक्ष ने तो इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा बताया है। महाराष्ट्र में बीते दिनों हुई विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। इस राज्य में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुख्य तौर पर सत्ता का संघर्ष है। वहीं इन सब के बीच एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने इशारों में एमवीए के सीएम फेस को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसने महायुति सहित एमवीए की बाकी पार्टियों की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल शरद पवार ने पिछले दिनों सांगली के इस्लामपुर में शिव स्वराज यात्रा के समापन समारोह के दौरान सीएम फेस को लेकर ये बड़ा हिंट दिया। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में शरद पवार ने जयंत पाटिल का नाम लेते हुए कहा कि सभी की इच्छा है कि जयंत पाटिल राज्य के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लें। जानकारी के लिए बता दें कि जयंत पाटिल एनसीपी एसपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही जयंत पाटिल इस कार्यक्रम में बोलने के लिए खड़े हुए, तब उनके समर्थक उन्हें भावी सीएम बताते हुए नारे भी लगाने लगे। वहीं इस कार्यक्रम में शरद पवार के दिए बयान की बात करें तो उन्होंने जयंत पाटिल को लेकर कहा कि मैं जयंत पाटिल को महाराष्ट्र को आगे ले जाने और उसकी दशा और दिशा तय करने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जयंत पाटिल पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो पूरे स्टेट का दौरा कर जनता का विश्वास हासिल कर रहे हैं। हमने जिस महाराष्ट्र का सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए प्रदेश के युवा और आम लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं। हम लोगों की ये इच्छा है कि पाटिल जैसे नेता को कल का महाराष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं इसी के साथ शरद पवार के इस बयान के बाद अब हर तरफ हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति के इस धुरंधर की इस गुगली को खुद उनके गठबंधन के साथी नहीं समझ पाए। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भी शरद पवार की इस बात पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार ने सीएम पद के लिए जयंत पाटिल के नाम का समर्थन करने के संकेत दिए हैं तो हम उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी में अहम पद के लिए रोहित पवार का नाम सुझाया था। हालांकि एक पार्टी में दो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए सुप्रिया सुले के नाम की भी हमेशा चर्चा होती है। 5 से 6 लोग राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बन सकते। इसके साथ ही राउत ने कहा कि उद्धव सेना ही पिछले 2 महीने से एमवीए से सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए कह रही है, जिसे कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने अभी तक नहीं माना है। हालांकि राउत ने आगे क्लियर किया कि पवार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात कही है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1985 के तहत उनकी हिरासत को रद्द कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने के बाद हमें लगता है कि हिरासत के आदेश को बरकरार रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यह सजेस्ट करे कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए भाषण से किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई है। 29 जुलाई 2024 को गुजरात हाईकोर्ट ने जूनागढ़ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी 16 फरवरी 2024 के अजहरी के हिरासत आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह मानने के लिए पर्याप्त है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित पूर्वाग्रही गतिविधियों ने अधिनियम की धारा 4(3) के अंदर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को या तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है या उसके प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है। इस आदेश के खिलाफ मौलवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अजहरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा ए अहमदी ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है वह यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त है कि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थी। गुजरात की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वकील स्वाति घिल्डियाल ने हिरासत को उचित ठहराने की मांग की। अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत पर हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अजहरी को तुरंत रिहा किया जाए। हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर और उक्त अपराधों के संबंध में पेश सामग्री पर विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां पूर्वाग्रहपूर्ण थीं।
भारत के चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा रायबरेली की सीट चुनने के बाद छोड़ी गई वायनाड की सीट पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। ये सीट राहुल गांधी के इस साल के संसदीय चुनावों में 2 सीटों पर जीत के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट बरकरार रखने के फैसले के बाद खाली हुई थी और बीजेपी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। राहुल की सीट खाली करने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उनके चुनावी आगमन पर वायनाड से मैदान में उतारने का फैसला जून में ही कर लिया था। अब बीजेपी ने भी एक महिला उम्मीदवार नव्या हरिदास को प्रियंका के खिलाफ खड़ा करके इस चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। आइए जानते हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी नव्या हरिदास आखिर कौन है। नव्या हरिदास बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव है। वो कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद निर्वाचित हुई है और कोझिकोड नगर निगम में भाजपा संसदीय दल की नेता भी हैं। नव्या ने 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नव्या हरिदास एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने 2007 में KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार नव्या पर कोई आपराधिक मामला नहीं है और उनके पास 1,29,56,264 रुपए की संपत्ति है। ADR के अनुसार उन पर 1,64,978 रुपए की कुल देनदारी भी है और BJMM की राज्य महासचिव भी वो खुद को बताती हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा है और नव्या हरिदास बीजेपी के लिए एक युवा और जोशीला विकल्प मानी जा रही हैं। बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाकर युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। नव्या को पार्टी ने एक नई और सशक्त महिला नेता के रूप में पेश किया है, जो युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जो पार्टी के लिए लंबे समय से एक लोकप्रिय चेहरा रही हैं। बीजेपी की ओर से वायनाड से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नव्या हरिदास का कहना है कि वायनाड के लोगों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। इलाके के लोगों को विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें वायनाड लोकसभा उपचुनाव में सांसद पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के मतदान के साथ ही होगा। जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की और जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज आवाज कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूंगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आए। और यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो सब पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो ये बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, बस एक आवाज आई है और कुछ नहीं बस। इस वक्त ईरान खुद को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ईरान रूस, ओमान और अन्य देशों के साथ हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। बता दें कि यह अभ्यास शनिवार से शुरू हुआ है, जिसे ईरान आयोजित कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जॉइंट नवल ड्रिल को IMEX 2024 नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना है।
इसके अलावा शांति, दोस्ती और समुद्री सुरक्षा के लिए सद्भावना और क्षमताओं को प्रदर्शित करना भी इस साझा अभ्यास का उद्देश्य बताया गया है। ईरानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक इस अभ्यास में शामिल देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री मार्गों की रक्षा करने, मानवीय उपायों को बढ़ाने और बचाव और राहत कार्यों पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए रणनीति साझा करेंगे। वर्तमान अभ्यास देखने वाले देशों में सऊदी अरब, कतर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि इजराइल और अमेरिका के साथ क्षेत्रीय तनाव की प्रतिक्रिया में ईरान ने रूस और चीन के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाया है। इस साल मार्च में ईरान ने चीन और रूस के साथ ओमान की खाड़ी में अपना 5वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। इसके बाद अब हिंद महासागर में ये नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। बता दें कि ईरान का हिंद महासागर में ये नौसैनिक अभ्यास क्षेत्र में बढ़े हुए तनाव के साथ हो रहा है। गाजा और लेबनान में इजराइल युद्ध लड़ रहा है और इससे क्षेत्र तनाव में है। वहीं समुद्र भी इस तनाव से अछूता नहीं है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के जहाज़ों पर लगातार हमले किए हैं। इसके चलते इन देशों के जहाज़ इस क्षेत्र से नहीं गुजर पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।